हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि 2 चैप्टर हम लोग दोस्तों पूरे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ध्यान से सुनना, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे आयामों से परिचित कराऊंगा। इसमें जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरीके को हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आपका एक सपोर्ट चाहिए कि वीडियो पर नया हो तो अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर क्वेश्चन आपको ये समझना है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट से आपको किस तरीके से इक्वेशंस बनानी है। पहले नंबर पे तो आपको ये सुनना है, ध्यान से सुनना। आपसे उसने बोला कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, 3 उसने बैट्स खरीदे हैं, 6 बॉल्स खरीदी हैं और टोटल उसका जो खर्च आया है, एक्सपेंडिचर, वो है 3900 रुपये का, ठीक है। लेटर बाद में सी बाइज अनदर 2 बैट, उसने 2 बैट और बाद में खरीदे और 2 मोर सेम बॉल्स, मतलब 2 सेम गेंद खरीदी हैं और अनदर यानी एक बैट भी खरीदा है। वो उसने खरीदा है 1300 रुपये का, 1300 का। बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिक। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये एक क्वेश्चन है, इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में दिखाना। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू x रुपये एंड cost of a ball is equal to y रुपए। दिस इज माई स्टेटमेंट, हाउ टू वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको आपको लेट क्या करना है। मैंने मान लिया जो बैट है वो x रुपए का एक है और जो बॉल है वो y रुपए की एक है। तो अगर हम इसको बात करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप बोलोगे भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि उसने बैट कितने खरीदे हैं। पहले बार में ये वाले बैट उसने खरीदे हैं कितने मेरे भाई, 3। यहाँ पे उसने बोला 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो एक बैट अगर x रुपए का है तो 3 बैट मेरे भाई 3x रुपए के हो जाएंगे और 6 बॉल उसकी हो जाएंगे 6y रुपए की। और टोटल उसका खर्च आया है 3900 रुपये। मेरे भाई एक बात प्यार से समझना, ये मेरे हो गए टोटल एक्सपेंडिचर फॉर बैट और दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर। कुल खर्च गेंद के लिए, कुल खर्च बैट के लिए, दोनों को जब जोड़ दिया तो टोटल आ गया 3900 रुपये यानी 3900 रुपीज़। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मेरे भाई अगर दूसरी बात तुमसे की जाए, दूसरी वाली बात क्या अलग लगेगी क्या? बिल्कुल अलग नहीं लगेगी। एक बैट खरीदा, 2 बॉल खरीदी। एक बैट मतलब x रुपये का, 2 बॉल मतलब 2y रुपये की, और टोटल कितना खर्चा हुआ 1300 रुपये। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमको दिखाती है द अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ द अलजेब्रिकली सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये तो एक टाइप हो गया कि अगर आपको सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता, सिर्फ यहाँ तक, आप ऐसे कर देते, एक टाइप खत्म। दूसरा टाइप में आपसे एक नई चीज़ बढ़ जाती है, वो पूछता है कि जियोमेट्रिकली भी सॉल्व करना है, इसको एक तरीके से ग्राफिकली भी दिखाना है। तब क्या करते हैं, ये ध्यान से सुनना। यहाँ तक हमको 2 चीज़ें पता चली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सहायता से ही हम लोग ग्राफिकली से सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन हमने मेरे भाई क्या बनाई, पहली बनाई कि 3x + 6y इज इक्वल टू 3900 रुपये यानी 3900 रुपये। दूसरी हमने बनाई x + 2y इज इक्वल टू मेरे भाई कितना बनाया, आप बोलोगे हमने बनाया 1300 रुपये। यही तो था ना। कोई समस्या यहाँ तक? बोलोगे भैया कोई समस्या नहीं, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब इसमें हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। हमने कहा यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 को पुट करें। आप बोलोगे हमने इक्वेशन 1 में देखा, लिखा है 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। बोलोगे यस भैया बिल्कुल समझ में आ रही है बात। मैंने कहा यहाँ से y का मान निकालो। आप बोलोगे 6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बोलोगे 3900 और ये 3x इधर प्लस का इधर आएगा -3x हो जाएगा। फिर मैंने कहा y बराबर निकालना है तो y को इधर ही रखो, इधर आ जाएगा 3900 - 3x, और बोलोगे भैया ये 6y के साथ इनटू में लगा था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई कि नहीं हो गई? बोलोगे बिल्कुल सही बात। फिर भैया क्या करें? हमने कहा फिर कुछ नहीं करना है, अब एक टेबल बनाओ। क्या बना लो मेरे भाई? एक टेबल बना लो। भैया इस टेबल को क्यों बनाया गया है अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। ऊपर लिखोगे x, नीचे लिखोगे y। इसमें आपको एक मान अपने तरफ से रखना है, दूसरा अपने आप निकल आएगा। जैसे कि ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर x बराबर ऐसा क्या रखूँ कि y की वैल्यू नियरेस्ट मिल जाए। मैंने कहा 3900 के पास हमें इस 3 इंटू समथिंग को ले जाना है, क्या रखनी पड़ेगी वैल्यू? आप बोलोगे भैया एक काम कर दें, अगर x की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यार, सोचो जरा मेरे भाई। सॉरी,
क्या रख सकते हैं? मैंने कुछ गलती कर दी आई थिंक यार, मैंने कुछ गलती कर दी है। कुछ गलती की है क्या? एक बार देखो जरा। कुछ नहीं गलती की, मुझे तो सही लग रहा है। सही, देखो जरा। आप बोलोगे भैया इससे इसको माइनस करना है, 3x की जगह हमें कुछ लिखना है। तो मैंने कहा भैया x की जगह हम लोग ऐसा क्या लिखते हैं? मैंने कहा भैया मान लो कि 300 लिख दें। 300 क्यों लिख रहे हैं 300? आप अभी समझ जाओगे। जैसे ही मैंने यहाँ 300 लिखा तो ये हो जाएगा 3 × 3 यानी 900। अगर हम 3900 से 900 को माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 3000, और 3000/6 जब हम करेंगे तो नीचे आ जाएगा 500। तो देखो एक मान हमने रखा और दूसरा हमें खुद पता चल गया कि 500 आ गया। बात आई अब समझ में? हमने कहा भैया क्या हम यहाँ केवल 100 लिख सकते थे? केवल 100। हमने कहा रख लो तुम्हारा मन। तुमने यहाँ पे लिखा 100। मैंने कहा अगर तुमने यहाँ 100 लिखा तो 3 × 100 मेरे भाई, 3 × 100 ये हो गया 300। x की जगह हमने 100 लिखा है, x की जगह 100, तो इसकी जगह हमने जब 100 लिखा तो ये हो गया 3 × 100 यानी 300। और हमने कहा 3900 से अगर ये 300 घट गया तो बचा 3600। 3600 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 36 600 बचेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने कहा x का मान मेरे भाई क्या हम माइनस में ले सकते हैं? माइनस में 100 सपोज करो हमने माइनस में 100 ले सकते हैं क्या? हमने कहा एक बार रख के देखो। जैसे ही यहाँ तुम लिखोगे -100x की जगह तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 3 × 100 300 हो जाएगा, और 3900 में जब 300 जोड़ोगे तो आ जाएगा 4200, और 6 से डिवाइड कराओगे 4200 में मेरे भाई, 4200 में 6 से डिवाइड दोगे तो 6 × 7 = 42, 700 आ जाएगा। ये हो जाएगा 700। बात समझ में आ गई किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को मेरे भाई टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? समझ गए ना? अब सुनना, यहाँ से मैं पॉइंट्स क्या क्या मिले। आप बोलोगे भैया पहला मिला 300 500 यानी 300, 500। दूसरा हमको मिल गया 100, 600। तीसरा हमको मिल गया -100, 700। कोई समस्या नहीं, 3 पॉइंट्स मिल गए, बहुत हैं। मैंने कहा भैया सेकंड वाली इक्वेशन के लिए देखो, फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड को वहाँ पे भैया हमें दिया है x + 2y = 1300। बड़ा प्यारा सा बात है, समझ लेना जरा। आप बोलोगे भैया अगर यहाँ से x बराबर निकाल दें तो हो जाएगा 1300 - 2y, 1300 - 2y। और फिर से यहाँ पे क्या बना देंगे? एक टेबल जो काम करेगी अब सेकंड वाले के लिए। हमने कहा बना दो भैया एक टेबल, कोई दर्द यहाँ पे दर्द नहीं है इस बात का कि टेबल बनेगी। ये भैया बना दी हमने टेबल। टेबल में मैंने क्या लिखा? यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। फिर मैंने कहा यहाँ पे हम वैसे ही वैल्यू निकालेंगे जैसे भी पीछे निकाली। कोई समस्या? किसी को बोलोगे भैया कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ रही है। मैंने कहा भाई यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रख दो कि x की वैल्यू आ जाए। हमने कहा y बराबर क्या रख दें? ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया कुछ ऐसा रखो कि इसके नियर पहुँच जाए। तो मैंने कहा अगर हम यहाँ पे y = मेरे भाई 600 लिख दें, सपोज करो y = 600 लिख दें, 600। अब मैं ये वैल्यू ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मैं 600 ले चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इसके लिए ही सेटिस्फाइड अगर एक बार करके देख ले, सेम वैल्यू आ जाए तो मैं और आराम से बढ़िया चित्र बना देंगे। ठीक है, हमने कहा अगर 600 ले लिया y बराबर, तो यहाँ पे हमने y की जगह 600 लिखा। 2 × 600 ये 1200 हो जाएगा। अगर 1800 से 1200 चला गया तो कितना बचा मेरे भाई? कुछ गलती होगी क्या? मैंने कहा 6 की वैल्यू यहाँ पे लिखी तो 6 दूनी 1200 बन गया। ठीक है, 6 दूनी 1200, और ये 1800 नहीं, ये 1300 है ना। हाँ सॉरी, ये 1300 है ना मेरे भाई, 1300 है, वो मैंने लिख दिया तो मैं 1800 से समझ रहा था। ये 1300 है। तो मैंने कहा अगर इससे माइनस कर दिया मैंने 1200 तो कितना बचेगा? एक्स का मान भैया 100 बचेगा। 100 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा अगर यहाँ पे हम इसकी जगह y की जगह मेरे भाई 700 लिख दें, 700, तो 700 × 2 कितना हो जाएगा? बोलोगे हो जाएगा 1400। और 1400 अगर 1300 से घटाओगे तो माइनस का बचेगा मेरे भाई 100। तो अगर यहाँ पे हम 700 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का 100 बचेगा। बात आई समझ में? क्यों -100 बचा? क्योंकि यहाँ 1400 हो जाएगा, यहाँ 1300। 1300 से 1400 घटाओगे तो माइनस का 100 आएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं बोलोगे। मैंने कहा भैया अगर मैं यहाँ पे 500 लिख दूँ, 500 कितना लिख दूँ? 500। हमने कहा अगर यहाँ 500 लिखा तो 500 × 2 1000, 1000 हो गया। 1300 से 1000 गया, कितना बचा? 300। यहाँ लिख दिया 300। इनके मेरे भाई पॉइंट्स क्या आ गए? बोलोगे ये आ गया 100, 600 -100, 700 और 300, 500। कोई समस्या यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लोगों का कौन सा काम हो गया? यहाँ पर हम लोगों का काम हो गया कि हम लोग पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं ये कैसे निकल के आते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया।
अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं। मेरे भाई ग्राफ पे आ जाओ। आप बोलोगे भैया ग्राफ का बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है कि एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है, ये 0 होता है, हम 100 के गैप पे मानते हैं, ये 100 होगा, ये 200 होगा, ये 300 होगा, ये 400 होगा, ये मेरे भाई 500 होगा, ये 600 होगा, ये मेरे भाई 700 होगा। हम 700 तक ही मानते हैं अभी यहाँ पे 7 तक, क्योंकि मैं 7 तक की काम है। मैंने कहा ये 100, मैं 100 नहीं लिखूँगा, 1 लिख दूंगा, आप समझ जाना। ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600 और एक ऊपर 700 मान लो होगा। मैंने कहा ये -100, ये -200, ये -300, ये -400, ये -500, दिस इज -6, दैट्स वन -7। इसी तरीके यहाँ पे दिस वन इज -1, दिस वन इज -2, दिस वन इज -3, दिस वन इज -4, दैट्स -5 एंड अनदर इज 1 -6। कोई समस्या यहाँ तक बोलोगे? कोई समस्या नहीं। मैंने कहा कोऑर्डिनेट्स तो भैया तुम्हें पता है कैसे किए जाते हैं। पहले हमें देखना है कि 100, 500 कहाँ है, सॉरी 300, 500 कहाँ है। 300 x पे और 500 y पे, इस तरीके से तो लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं मेरे भाई। हमें चाहिए 300 x पे और 500 y पे, ये है 500 y पे, ये 300 x पे, यानी यहाँ पे होगा 300 x पे और 500 y पे। दिस वन इज, ये हमारा हो जाएगा 300, 500। एक हमने बना दिया। मैंने कहा बड़ा प्यारा बना भाई मेरे, बहुत अच्छा बनाया। दूसरा देख लेते हैं कौन सा है। दूसरा मेरे भाई है 100, 600। हमें इस पे 100 जाना है, इस पे 600 जाना है। x पे 100 जाना है, y पे 600, x पे 100 जाना है, y पे 600 जाना है। दिस इज पॉइंट। मेरे भाई ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया हम यहाँ पे गए हैं 100 x पे और 600 y पे, कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, ये बात समझ में आ गई। ये 100, 600 और ये हो गया 300, 500। फिर मैंने कहा अगला बताओ जरा। नेक्स्ट आप बोलोगे भैया हमें जाना है, यार ये चित्र तो गड़बड़ हो जाएगा, ये चित्र तो गड़बड़ कर जाएगा। ऊपर अब मैंने 700 वाली, तो इसमें लाइन 7 वाली बनी भी नहीं है। दर्द दिलों के कम हो जाएंगे क्या यहाँ से? मैं काम करता हूँ, इस लाइन को अगर ऊपर ऐसे बढ़ा लूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। मैंने कहा ये लाइन ऊपर है और ये 700 है, 7 और इसके ऊपर एक 8 होगा, ठीक है, वो अलग बात है। मैंने कहा हमें अगला पॉइंट चाहिए -100 और 7 पे, तो हमने कहा ये -100 x पे हो गया और ये 7 पे हो गया प्लस का, तो ये मेरा पॉइंट जो हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा मेरे भाई -100, 700, ठीक है। अब मैंने कहा अगर इनको हम मिलाते हैं तो क्या बनेगी लाइन? आप बोलोगे वो लाइन जो ऐसी बनेगी, ये आएगी, फिर ये आएगी। आप जब बनाओगे तो एकदम सीधी बनेगी, क्योंकि ग्राफ पेपर में बनाना अलग बात होती है और ऐसे नॉर्मल बनाना एक अलग बात होती है। ये एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। मैंने कहा भैया दूसरे वाले के पॉइंट्स कहाँ पे हैं? दूसरे वाले के पॉइंट्स को अगर हम ध्यान से देखें, आप बोलोगे भैया देखो ये 100, 500 था, ये भी 100, 500 था, ये -100, 700, ये भी -100, 700, ये 100, 600, ये भी 100, 600। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही बनी है। दूसरी वाली लाइन भी मेरे भाई इसी के ऊपर बनी हुई है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनी हुई है, यानी ये दोनों लाइनों के लिए फिगर मेरा जो है वो सेटिस्फाइड करता है। बात आ गई समझ में? ये हमारे दोनों लाइनों के लिए फिगर सेटिस्फाइड करता है। और इस तरीके की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? आप बोलोगे इनको हम मेरे भाई बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। इनको हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। कोई समस्या यहाँ पे जल्दी से बता दो, जल्दी से बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो एक बार जल्दी से बोल दोगे मेरे भाई। बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई है। यानी अब आप देखो क्या क्या सीख गए हो। आप अलजेब्रिक बना दोगे, ठीक है, अलजेब्रिक बना दोगे, और दूसरे नंबर पे आप ग्राफिकली समझा भी दोगे, ग्राफ भी बना लोगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, यहाँ पे समझना जरा। हम लोगों ने ग्राफ कंडीशन को पढ़ लिया, ठीक है, हमें इसको बात को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से हम ग्राफ को समझते हैं। अगले नंबर पे जरा ध्यान से सुनना। हमने ग्राफ समझ लिया, अब हम तो देखेंगे यहाँ पे देखिए ग्राफिकली सिचुएशंस क्या क्या होती हैं, ग्राफिकली कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ये नहीं पढ़ा है अभी, तो ग्राफ बनाना सीखा है ना। अब ग्राफिकली कंडीशन सीख लेंगे हम लोग। नंबर 1 पे देखेंगे मेरे भाई, जब हम लोग ग्राफ पे लाइनें बनाएंगे ना, तो कभी कभी लाइनें ऐसी बनेंगी कि पहले वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए ये बनेंगी, दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए कहो ऐसी बन जाए, दोनों कहीं पे एक जगह कट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एक जगह काट देंगी।
तो इन लाइनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी। ये पहली बात हो गई। हमने कहा भैया जब दूसरे नंबर पर रेखाएं देखेंगे तीसरे नंबर पे, मैंने कहा दूसरे नंबर पे भैया हम एक तरीके से ऐसी रेखाएं देखते हैं, ये वाली, ठीक है। ये कौन सी होती हैं, ये मेरे भाई होती हैं पैरेलल रेखाएं, पैरेलल लाइंस। हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। और तीसरे तरीके की लाइंस हम लोग जो पढ़ते हैं वो कुछ ऐसी होती हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, मतलब सेम एक के ऊपर एक। इस वाली टाइप की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। इनको हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। भैया इनका काम क्या है, ध्यान से सुनो। इनका काम ये है कि अभी जब आपने फिगर बनाया तो यहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ गई, यानी यहाँ पे पूछा जाए कैसी लाइंस हैं, तो आप बोलोगे ये कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस है। मेरे भाई बात को ध्यान से समझ गए कि नहीं समझ गए, ये तीन सिचुएशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इन सिचुएशन के साथ इनकी सॉल्यूशन कंडीशन की भी एक रिलेशनशिप की डोर है। देखो कैसी, अगर दो रेखाएं मेरे भाई इंटरसेक्टिंग वाली हैं, ये वाली रेखाएं, तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, बोलोगे भैया ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। मेरे भाई सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, ध्यान से सुन लो। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें कि ऐसी लाइन्स हो, जब ऐसी वाली लाइन्स जिनको हम बोलते हैं पैरेलल वाली, पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के लिए मेरे भाई कौन सा सॉल्यूशन होगा, आप बोलोगे पैरेलल लाइन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो एनी सॉल्यूशन। नो एनी सॉल्यूशन मतलब होता है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मेरे भाई तीसरे टाइप की अगर बात कर देते हैं, तीसरा टाइप ऐसा वाला होता है जिसपे लाइन के ऊपर लाइन होती है, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो ये मेरे भाई कोइंसिडेंट होती हैं। मैंने अभी आपको बताया, इनको याद रखना कि ये मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, हैव मैनी सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब हिंदी में बोलोगे अनंत हल। क्या बोलोगे मेरे भाई, अनंत हल, मतलब बहुत ज़्यादा हल हैं इसके, कोई हलों का इनका अंत नहीं है, इनके हल बढ़ते चले जाएंगे, सॉल्यूशंस बढ़ते चले जाएंगे। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वो जो एक होगा उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। और इसका मतलब है कि मैनी सॉल्यूशंस या इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। अब ध्यान से सुनो, इनको करके दिखाता हूँ मैं आपको कि बिना सॉल्व किए हम लोग कैसे बताएंगे कि क्या ये मैनी सॉल्यूशन है, क्या ये अनंत वाला है, या फिर क्या ये जो है इन्फिनाइट है, या फिर किस टाइप का है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे यहाँ पे बातें करूँ तो आपको एक बात समझानी पड़ेगी। उससे पहले तो मैं इसको पेज को क्या करता हूँ, एक बार भैया डुप्लीकेट इसका बनाता हूँ और कॉपी वाले पेज पे इसको रफ करके मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको ये बातें समझाऊँ तो आप बोलोगे भैया बढ़िया तरीके से समझा दो ताकि मुझे समझ में आ जाए। मैं बोलूँगा बिल्कुल भाई समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, सुनना ध्यान से। हमने भैया पढ़ा एक इस टाइप की लाइन होती हैं, हमने पढ़ा एक इस टाइप की लाइन होती हैं, हमने पढ़ा एक इस टाइप की लाइन होती हैं। तो जब इस टाइप की लाइंस होंगी तो मेरे भाई जो समीकरण होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ax + by + c, यही तो लीनियर इक्वेशन का समीकरण होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम देखें ये वाला a1 है, ये वाला b1 है और ये वाला c1 है, एक दूसरा मान लेते हैं a2 + b2y + c2 = 0, तो हमें देखना होता है कि इसमें जो a1/a2 आएगा, जो a1/a2 आएगा वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं होगा तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर मैंने कहा मेरे भाई अगर a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा पैरेलल लाइंस का मतलब इनका होता है कि लाइंस जो है पैरेलल होंगी, और इनका मतलब हो जाएगा कि नो एनी सोल्यूशन, यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जब एक पे ऊपर एक आती है, तो मैंने कहा ये होता है हमेशा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। तो कन्फर्म हो जाता है कि दीज लाइन्स इज क्या हो जाएंगे मेरे भाई, जो है कोइंसिडेंट हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपको याद रखना इनका इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल। अगर ये वाला हुआ तो अद्वितीय हल, ये वाला हो गया तो कोई हल नहीं, और ये वाला हो गया तो अनंत हल। ये तीन चीज़ें आपको याद कर लेनी है, 3 कंडीशन है, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन हमें बताती हैं कि लाइन कैसी होंगी, और यही तीनों कंडीशन हमें ये भी बताती हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। प्यार से समझेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने कहा ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। मेरे दिमाग में बस एक चीज़ चल रही है, उसको उठाओ और रख दो जल्दी से। मैंने कहा A1/A2, दूसरा -4/6, और तीसरा मेरे भाई 8/-9। यही तो लिखना था। मैंने कहा हाँ लिख दिया भैया। मैंने कहा क्या ये आपस में बराबर है, ये 5 है तो क्या ये भी 5 है, ये 7 है तो क्या ये भी 7 है, बोलोगे नहीं। तो हमने कहा इसकी तो बात ही खत्म हो गई, इसकी तो बात ही खत्म हो गई, इसको तो हटा ही दो अब, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे तो हमारा यही वाला मिल गया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये मिलता है तो मतलब क्या होता है, एक तो लाइन जो होंगी वो ऐसी वाली होंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि लाइन जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। दूसरी चीज़ क्या पता चल गई कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा आप बोलोगे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका अद्वितीय हल भी होगा और इसका प्रतिच्छेदी लाइनें भी होंगी। लाइनें कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और मेरे भाई इसका हल कैसा होगा, आप बोलोगे अद्वितीय हल होगा। बात समझ गए कैसे क्वेश्चन करने हैं। मैंने कहा अगले नंबर पे जरा ध्यान से सुनना और जल्दी से करके बताना। बोलोगे भैया 9/18 लिख देंगे, 9/18। इधर 3/6 लिख देंगे, 3/6। और इधर 12/24 लिख देंगे। मैंने कहा इसे सॉल्व करो, कटेगा क्या, 9 1 जा 9, 9 2 जा, ये 1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2 आ गया। तो हम बोल सकते हैं भैया ये तो सारी बातें आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो गया। और जब ये वाली कंडीशन होती है तो लाइन मेरे भाई कोइंसिडेंट होती हैं। और मेरे भाई दूसरे नंबर पे हमें क्या पता चल गया, तो लाइन पता चल गई कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। और क्या पता चल गया, लाइन संपाती हैं। हिंदी वालों सुन लो जरा ध्यान से, लाइन संपाती हैं। और मैंने कहा और क्या पता चलेगा, इसका मतलब है कि इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब अनंत हल, इनफिनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। मतलब ये हो जाएगा आपका इनफिनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, जल्दी से एक बार बोल दो मेरे भाई, जल्दी से एक बार बता दो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई है, छप गई है दिमाग में। मैंने कहा जल्दी से अगला वाला बताओ, फिर आ गई तो तुम बोलोगे भैया तुरंत बता देंगे। देखो ये 6/2 आपने बोला, ये बोला -3 यहाँ पे कुछ नहीं लगा भैया, तो 1 होगा। तो हमने कहा हाँ 1 होगा। फिर बोलोगे भैया ये 10/9 हो जाएगा, ये 10/9 हो जाएगा। फिर मैंने कहा भैया ये तो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मैंने कहा हाँ भाई कट जाएगा। बोलो भैया ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। हमने कहा हाँ। बोलोगे भैया ये इक्वल है, तो ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 है, लेकिन भैया ये तो 9/10 है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ कंडीशन कौन सी बनेगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन भैया C1/C2 नहीं है। तो जब ये वाली कंडीशन बनती है तो हम क्या बोलते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और दूसरे नंबर पे इसका कोई भी हल नहीं होगा, नो एनी सोल्यूशन, नो एनी सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और ये लाइन कैसी होंगी, आप बोलोगे लाइन होंगी समांतर यानी पैरेलल। मेरे भाई बात समझ में आ गई, जल्दी से बता दो एक बार। ये वाली कंडीशन कौन सी होती है जहाँ पे C1 C2 इक्वल नहीं होता है पर A1/A2 और B1/B2 इक्वल होते हैं। ये होती है हमारी कोई हल नहीं समांतर लाइन के लिए। मैंने आपके लिए तीनों लिख दिए हैं, तीनों के सवाल बता दिए हैं। ये मेरे भाई मैंने आपको जो है यहाँ पे 3 की 3 सिचुएशन जो होती हैं वो मैंने आपको कहाँ बताई हैं भाई, ये बताई ना, नहीं ये नहीं बताई है, इसके बाद ये बताई है। एक ये सिचुएशन है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। एक में तीनों इक्वल होते हैं, एक में C1 C2 वाला इक्वल नहीं होता, एक में A1 A2 और B1 B2 वाले इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हमारा अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल, ठीक है। ये मेरे भाई अगर देखा जाए तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये अगर देखा जाए तो अनंत हल,
क्लास को हल्के में ले लोगे, उसके बाद मेरे भाई जब एग्ज़ाम में बैठोगे मुंह बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको जितनी स्पीड बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे मेरे भाई किसी ने इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें नहीं रिवीजन कराई हैं। ठीक है, आपके लिए स्पेशल सीट तैयार करना, स्पेशल PDF तैयार करना, क्लास की PPT बनाना बड़ा ही जो है टफ मेथड होता है ये। फिर मैंने कहा यहाँ पे हमें कभी कभी लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन भी उनका करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन मेथड के लिए हम देखते हैं इक्वेशन में अपने लीनियर में, तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के एक तो मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में इसको वज्र गुणनखंड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन कहते हैं, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विस्थापन, सॉरी इसको विस्थापन बोलते हैं, इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं, इसको वज्र गुणनखंड बोलते हैं। ये विस्थापन है, ये प्रतिस्थापन है, ये वज्र गुणनखंड है। ठीक है, चलो अब जरा देखना ध्यान से। पहले नंबर पे हम बात करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर हमें सिचुएशन ऐसी दे रखी हो कि ax + by + c = 0 और दूसरी दे रखी हो कि dx + ey + f = 0, तो या तो हम इसमें से इन वालों को सेम कर लें। हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं कि या तो हम इनमें इसको सेम कर लें या तो इसको सेम कर लें। ये हमारे पास ज़रूरत पड़ती है जब हम एलिमिनेशन का यूज करते हैं। मैं एक ही में आपको सारे बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में अलग अलग नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, या तो हम इनको सेम कर दें या तो इनको सेम कर दें, ये हमें एलिमिनेशन मेथड में यूज करना होता है। सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक जगह पर दूसरे इंसान को खड़ा कर देना। नहीं, जैसे आपके जब क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे अगर कोई चोट किसी के लग जाती है तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इस टाइप का। तो याद रखना कि सब्स्टिट्यूट में हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन में तो हमें ये करना होता है कि हम इनमें से किसी एक को सेम करें और काट पीट दें। याद करना, दूसरे नंबर पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो हम इसको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की फॉर्म में लिख के सॉल्व करते हैं। इसके अपॉन में फॉर्म में लिख के और फिर x/y/ की फॉर्म में लिख के सॉल्व करते हैं। मैं ये आपको थोड़ा डिटेल्ड बताऊंगा, थोड़ा सा टफ है। एलिमिनेशन बिल्कुल सिंपल होता है कि किसी एक को सेम करके काट देना होता है, दूसरे की वैल्यू निकल आती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि मान लो अगर हमें, एलिमिनेशन आपको समझा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी थोड़ी आगे बता दूंगा, सब्स्टिट्यूशन भी मेरे भाई समझ लो। सब्स्टिट्यूशन क्योंकि मेन तो वही है जिसके बारे में समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेरे भाई क्या होता है देखना, ये cx है, dx है ना, dx था और ये ey था। अब सुनना ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि मान लो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी। ध्यान से सुनना, जब हम लोगों ने सॉल्व किया था ये, तो हमने यहाँ पे पूरी इक्वेशन में कुछ छेड़छाड़ नहीं की थी, पूरी भी इक्वेशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी। हमने इस इक्वेशन को लिखा और यहाँ से y = एक ये वैल्यू निकाल दी थी, y = एक वैल्यू निकाली थी। और जब ये y की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, इसी वैल्यू को उठा करके जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे, ये इस जगह पे y की जगह पुट कर दे बस। ध्यान से सुनो, मतलब पहले वाली इक्वेशन से हम y की वैल्यू को निकाल लें और इसी वैल्यू को उठा करके दूसरी इक्वेशन में y की जगह पे रख दें बस, और कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ से हमें y के मान निकल आएगा, फिर y की वैल्यू जो है उसको x के लिए निकाल के उठा के रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें करनी होती हैं। मतलब हमें क्या करना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, और इसे क्या करना होता है, पुट इन another equation in the place of that variable, उसी वेरिएबल के प्लेस पे उसको रख देंगे। मतलब पहले से अगर हमने y का मान निकाला तो दूसरे में जो मान आएगा निकल के उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैंने बता दिया आपको यहीं पे कि एलिमिनेशन में क्या होता है, इनमें से किसी एक को सेम कर देते हैं और उसे काट देते हैं प्लस माइनस करके। बात आ गई समझ में? अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत ही प्यारी चीज़ है, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन की सहायता समझो, ज़्यादा समझ में आता है। मैंने कहा भैया इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है बोलोगे मेरे भाई, इसे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मैंने कहा हमने यहाँ पे इक्वेशन देखी, मैं क्या दिखाई पड़ रहा है मेरे भाई, 2x दिखाई पड़ रहा है प्लस का √3y = 0 दिखाई पड़ रहा। ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया, यही वाली बात तो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है किस इक्वेशन में हम लोग और क्या करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 1 को, और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या है, दूसरी है √3x - 8 √y
इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। बोलोगे भैया फर्स्ट वाली इक्वेशन को उठाया और यहाँ से किसी एक की वैल्यू चाहे x की और या चाहे y की, किसी की भी एक की निकाल दो। मैंने कहा भैया यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू, ये प्लस √3y इधर जाएगा तो 0 के साथ जाएगा, माइनस √3y हो जाएगा। और मैंने कहा अगर यहाँ से x का मान निकाले तो कितना आ जाएगा, बोलोगे माइनस का √3y, और ये 2 इधर इंटू में लगा, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, √2 डिवाइड में आ गया। तो ये आ गया मेरे भाई x की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, इस x की जगह यहाँ पे रख दो बस। तो मैंने कहा ठीक है भैया, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो मैंने कहा सेकेंड इक्वेशन में बस वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल सरल है। ये लिखा था √3x, x की जगह हम कितना लिख देंगे, माइनस का √3y अपॉन √2, और मेरे भाई आगे लिखा था माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हुई क्या यहाँ पे, बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल सरल था ये तो। बस यहाँ से जो मान आया था x का, उस x के मान को उठा के यहाँ पे रख दिया, जहाँ पे ये x लिखा था, ये वाला x बस यहीं पे रख दिया गया है। मैंने कहा बस इतना ही करना होता है, देखना ध्यान से। अब आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 3 × 3, तो ये तो 3 बन जाएगा, तो माइनस का 3y हो जाएगा, अपॉन में मेरे भाई √2 आ जाएगा, माइनस का √8y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बोलेंगे कोई दिक्कत है क्या। आप बोलो भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भैया यहाँ से y को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 3/√2 और माइनस का 8 रूट का इज इक्वल टू 0। y के साथ में ये पूरा काहे में लगा हुआ है, इनटू में। ये पूरा देखो y के साथ किस में लगा है, इनटू में। ये देखो इनटू है क्योंकि कोई निशान नहीं। ये उधर किस में चला जाएगा, बोलोगे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 3/√2 माइनस √8। और 0 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। बोलोगे भैया y का मान तो आ गया 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्योंकि ये पूरा का पूरा जब हमने 0 के डिवाइड में भेजा और इससे जब 0 के टेबल में डिवाइड किया तो ये पूरा 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे y की वैल्यू आ गई 0। मैंने कहा y की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी, बोलोगे बड़ा सरल है भैया, x की वैल्यू 0 कैसे आएगी, y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख के देख लेते हैं। हमें पता है x इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है, देखना जरा ध्यान से, इस बात को समझना। यहाँ पे आप बोलोगे भैया अगले पेज में समझा दो, तो मैं करूँगा यहीं समझा देता हूँ, क्या टफ थोड़ी ना है। आप बोलोगे ये इक्वेशन 3 है, इसमें हम x इज इक्वल टू हमें दे रखा है माइनस का √3/√2 इंटू वाई लिखा था y, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, माइनस का √3/√2 इंटू 0, और किसी भी संख्या से 0 से इंटू कराओगे तो वो भी 0 हो जाता है। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। कोई समस्या यहाँ पे, जल्दी से बोलो एक बार, किसी भाई को कोई दिक्कत। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए, किसी एक की वैल्यू यहाँ से चाहे x को निकाल लो चाहे y को निकाल लो, और उसको निकाल करके दूसरे इक्वेशन में उसी की जगह पे रख दो, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी एक को सेम करते हैं और फिर माइनस कर लेते हैं, याद है ना। सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि किसी एक की वैल्यू निकालो, किसी एक की चाहे x की या y की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, और पुट कर देना है उसे अनदर इक्वेशन जो दी गई होगी उसके x की जगह पे, या फिर y की निकाली है तो y की जगह पे, और फिर क्या कर लेना है, बस सॉल्व कर लेना है फॉर वैल्यू ऑफ दोनों की वैल्यू के लिए, x और y की, x और y की वैल्यू के लिए फिर उसे सॉल्व कर लेना है। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। तो जल्दी से बता दो एलिमिनेशन मेथड के बारे में। हमने पढ़ा भैया किसी एक को सेम करना है, किसी एक को सेम मतलब दोनों में से किसी एक को सेम कर देना है, किसी एक को क्या कर देना है, सेम कर देना है। फिर मेरे भाई याद रखना, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो हम उसे प्लस करेंगे, और अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस हैं तो हमेशा उसे हम माइनस करेंगे। क्योंकि अगर एक प्लस और एक माइनस है तो हम उसे प्लस करेंगे तब भी ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, लेकिन अगर दोनों प्लस हैं तो अगर हम एक को माइनस कर देंगे तब ये कट जाएगा, और अगर दोनों माइनस हैं तो हम एक को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ये कट जाएगा। तो हमेशा कटता कब है, याद रखो, कटता कब है, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तभी कटेगा।
ठीक है ना, ये सिचुएशन बनेगी। अभी क्वेश्चन समझाएंगे तो ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। देखो क्वेश्चन आपको मान लो ये दे रखा है, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यानी इसे आपको सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। हमने कहा यहाँ कितना लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ कितना लिखा है 9x। इसको अगर फॉर्म में बनाए मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 9x, ये उधर का प्लस का 2y है, इधर आ जाएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसे अगर फॉर्म में बनाए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। माइनस 4 को अगर इधर ले गए तो प्लस का 4 हो जाएगा ना। अरे मैं आपको अलग से करके दिखा दूं यार, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। देखो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये माइनस 4 उधर चला गया, प्लस 4 हो गया, तो एक इक्वेशन ये हो गई, अनदर इक्वेशन मेरे भाई ये हो गई। ये दो चीज़ें हमको दिख रही हैं। मैंने कहा इन्हें एक बार लिख भी लेते हैं कि हमें एक पहली मिल गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और दूसरी मिल रही है 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब मेरे भाई आप बिल्कुल आराम से समझ जाओगे कि भैया ये 5 लिखा, ये 2 लिखा, इन्हें तो सेम करना कठिन है। ये लिखा है 3, ये लिखा है 9, इसे आराम से सरल कर लेंगे, इक्वल कर सकते हैं। कैसे भैया, हमने कहा 9 कैसे बना सकते हो 3 को, आप बोलोगे इक्वेशन 1 में 3 से इंटू करा के, तो मल्टीप्लाइड 3 इन इक्वेशन 1। बात आ गई समझ में। आप लिखोगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन द इक्वेशन 1, तो हमने कहा इक्वेशन 1 में अगर 3 से गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ये फाइंड हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, और इक्वेशन 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम लिखेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 2, तीसरी और दूसरी को सॉल्व करो, पहली को तो भूल जाओ, पहली में हमने 3 का इंटू कराया, चेंज कर दिया उसे। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा लिख लो जरा। आप बोलोगे ये वाली लिखिए भैया 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12, और दूसरी लिखिए मेरे भाई 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। मैंने कहा अच्छी बात है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, जो आपने बताया था वही हो रहा है। फिर मैंने कहा जरा ध्यान से देखना, जो सेम आपने किए हैं उनमें से एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, तब तो हम प्लस करते हैं। अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस है तो हम माइनस कर देते हैं। मैंने कहा जरा देखो जो हमने दोनों सेम किए हैं वो एक प्लस और एक माइनस है क्या, ये एक प्लस और एक माइनस है क्या, नहीं ये भैया ये तो दोनों सेम है, दोनों प्लस हैं, तो हमने कहा इसका मतलब है माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस लगाओगे तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये मेरे भाई प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस सारे साइनों को क्या करता है, चेंज कर देता है। ये बातें आई होप आपको पता होंगी, क्लास 4th या 6th में आप सिखाई जाती हैं। ठीक है, आप बोलोगे भैया ये तो कट गया, क्योंकि 9x से 9x गया है तो 0 हो गया। यहाँ पे हमने देखा माइनस का 3y से अगर प्लस का 2y गया तो माइनस का 13y बचा। हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा यहाँ जरा देखोगे तो आप बोलोगे 12 में से अगर मेरे भाई 7 चला गया तो 5 बचा। हमें यहाँ से मिल गया माइनस का 13y माइनस का मेरे भाई, यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे पेज नंबर वाला कुछ इशू है आई थिंक दैट। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे खिसका के लिख देता हूँ, वहाँ पे पेज नंबर आ जाता है। ठीक है, मैंने कहा माइनस का 13y इज इक्वल टू मेरे भाई 5 है, तो आप बोलोगे इसका मतलब मेरे भाई ये आप बोलना चाहते हो कि अगर हम यहाँ से y इज इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस का 5/13 आ जाएगा। हाँ या ना, बोलोगे माइनस को इधर कर दिया, 13 इंटू में था, इधर डिवाइड में भेज दिया तो माइनस का 5/13 आ गया, आपकी y की वैल्यू आपको मिल गई। बड़ी बढ़िया बात हो गई मेरे भाई। ठीक है, अब हम या तो इसमें वैल्यू लिख दें या इसमें वैल्यू लिख दें या इसमें वैल्यू लिख दें, किसी में भी एक में y की वैल्यू को रखोगे और x की वैल्यू भी निकल आएगी। मैंने कहा हम लोग इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट करते हैं, y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, मैं हर एक डाटा नहीं पूरा लिख रहा हूँ ताकि समय आपका ऑलरेडी मेरे भाई बहुत ज़्यादा हो गया आज क्लास का, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं। मैंने कहा y की जगह यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 इंटू वाई की जगह लिख देंगे माइनस का 5 इंटू 13, और मेरे भाई इज इक्वल टू 4 दे रखा, ये इज इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, सरल बात है, समझ में आ गई बिल्कुल। बोलोगे भैया ठीक है इसे सॉल्व कर लेंगे, मैंने कहा ये हो जाएगा 3x, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये 5 5 जा 25 और अपॉन में मेरे भाई 13 और इज इक्वल टू 4। बोलोगे बस भैया हो गया क्या, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसे। सुनना जरा, आप बोलोगे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, और ये प्लस का 25/13 उधर भेज दोगे तो माइनस का 25/13 हो जाएगा, माइनस का 25/13, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 4 जा 52,
52 में से 25 चले गए तो कितना बचा, 52 माइनस 24, 52 माइनस 24 सॉरी 25, 27 अपॉन 13। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे ये आ जाएगी 27 अपॉन 13, और मेरे भाई 3 इधर इनटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो इनटू डिवाइड में 3 आ गया। 3 से मेरे भाई 27 कितनी बार में जाता है, आप बोलोगे 3 9 जा 27, 9 टाइम्स में गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन 13। तो ये रही मेरी y की वैल्यू, ये रही मेरी x की वैल्यू। ऐसे करके हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ x एंड y द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। जल्दी से बता दो समझ में आ गई बात कि नहीं, हाँ या ना मेरे भाई, जल्दी से 2 चीज़ों में आंसर बताना है कि अगर समझ में आ गई तो हाँ आ गई, और समझ में नहीं आई तो नहीं आई भैया, बात खत्म। जल्दी से बोलो, आगे समझ में क्या। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, दोनों में किसी एक को सेम करना है फिर काट देना है, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी एक का मान निकालना है दूसरे की जगह पे पुट कर देना है, चिपका देना है, कॉपी पेस्ट वाला काम है वहाँ पे, ठीक है ना। अगला तरीका देखें जो इसके बाद का मेथड है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेरे भाई क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले मैं आपको फॉर्मूला इसका फॉर्म करके दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। हमने 2 तरीके की इक्वेशन देखी होती हैं, एक तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी होती है मेरे भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। याद रखना, मैं आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका समझाता हूँ कि जब मैं ऊपर लिखता हूँ x, ऊपर लिखता हूँ x, तो देखो x के साथ प्रोडक्ट में क्या लगा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बड़े आराम से समझ में आएगा। x के साथ में प्रोडक्ट में क्या लगा a1, और यहाँ x के साथ लगा a2, इन दोनों को छोड़ देना, बाकी जो दिख रहे हैं वैसे लिख दो, b1 b2 c1 c2। क्या दिख रहा है, b1 b2 c1 c2, तो मैंने यहाँ लिख दिया b1 b2 c1 c2। फिर मैंने कहा इक्वल टू, ऐसे y अपॉन सेम काम, मैंने कहा y के साथ b1 लगा है, y के साथ b2 लिखा है, इन दोनों को छोड़ दो। फिर मैंने कहा बाकी जो दिखाई पड़ रहा है उनको मैं छोड़ना, उनको मेरे भाई उठा करके रखना है। आप बोलोगे यहाँ फिर मुझे बाकी क्या दिखाई पड़ रहा है, मुझे दिख रहा है a1 a2 c1 c2, हमें दिख रहा है यहाँ पे मेरे भाई c1 c2 और a1 a2। कोई समस्या यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है तो यहाँ पे 1 बेस लेते हैं और अपॉन में क्या लिख देते हैं। मैंने कहा देखो ये कांस्टेंट तो c1 c2 वाले छोड़ दो, बाकी क्या दिख रहा है a1 a2 b1 b2, तो बाकी मुझे दिख रहा है a1 a2 और b1 b2। कोई समस्या यहाँ तक किसी को, बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया क्या, मैंने कहा हो तो गया है लेकिन थोड़ा सा बाकी है, देख लो कैसे। बोलोगे भैया ये x अपॉन हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब दिस इनटू दिस, तो b1 c2 माइनस b2 c1 ये तो एक हो गया, इज इक्वल टू y अपॉन मेरे भाई a2 c1 माइनस a1 c2। कोई दिक्कत मेरे भाई। अगले नंबर पे बोलोगे ये मेरे भाई हो जाएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, मतलब a2 b1। आपके लिखने का फॉर्म है, आप जैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई समस्या किसी को, जल्दी से बता दो मेरे भाई, अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत है। आपको मैंने एक सीधी फॉर्म में चल करके फार्मूला दिखा दिया कैसे बनता है, जल्दी से बोलो एक बार। ये पता चला ना कैसे बन गया। इसी की सहायता से हम लोग आंसर निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, यानी एक बार इसको और इसको इक्वल करते हैं और एक बार इसको और इसको इक्वल करते हैं, और जब दोनों को मेरे भाई हम एक बार इक्वल करते हैं तो हर बार एक अपनी वैल्यू दे के जाता है। इसको अगर इसके इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी, और y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 के अगर 1 अपॉन a2 b1 और a1 b2 के इक्वल करोगे तो यहाँ से हमें x की या y की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। मैंने कहा भैया अब एक बार जल्दी से इसे समझा दो मुझे किसी सवाल हो करके। मैंने कहा पहले किसी क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, पहले जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन है या फिर उस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वरना मेरी मेहनत पूरी ख़राब हो जाएगी। इस बात को बड़ा ध्यान रखना मेरे भाई, हमारी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। वरना आप बोलोगे मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो पहले हमें इसको चेक करना है कि a1 अपॉन a2 डजेंट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है या डजेंट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है।
कौन सी कंडीशन को ये फॉलो करता है, पहले इसको पुट करके रखो। बोलोगे भैया ये 1 होगा तो 1/3 इक्वल टू ये 3 -3/-9 यानी 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ये भी 1/3 आ गया। और इक्वल टू मेरे भाई ये आ गया 3 और ये 2 यानी ये 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब भैया ये तो नहीं इक्वल है, इसका मतलब भैया यहाँ कंडीशन तो ये वाली बन गई। और ये वाली कंडीशन कब होती है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। और दूसरे नंबर पर कब बनती है, जब नो एनी सॉल्यूशन होता है, जब नो एनी सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब भैया कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि हम अपना समय इसमें बर्बाद करें, क्योंकि इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। लेकिन भैया ऐसा नहीं होगा, एक बार इसे करके देख लेते हैं, क्या पता इसका कोई सॉल्यूशन हो। मैंने कहा देखो, अगर तुम्हें अपनी इस तरीके की अगर कोई तुम्हारे अंदर से वो है कि कहो सॉल्यूशन भैया निकल आए इसका, ठीक है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ हम लोगों ने देख लिया कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये किस चीज़ की अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट डजंट इक्वल टू C1/C2। मतलब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ध्यान रखना। चलो अब सॉल्व करके दिखा देते हैं। आपने कहा भैया इसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा ही। आपने पढ़ा कि x अपॉन मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप बोलोगे x अपॉन हो जाएगा B1, यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला पहले कि B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, तो B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू, और हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 1 इक्वल लिख के देख लेते हैं। 1 पहले x की ही वैल्यू निकाल देते हैं, y वाले को भी छोड़ देते हैं। A1B2 माइनस B2A1, पहले x की वैल्यू को ही सॉल्व करके देख लेते हैं मेरे भाई कि आती है या नहीं आती है। बाद में हम लोग देखेंगे, अगर दूसरे की जरूरत पड़ती है तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो मेरे भाई छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। देखना जरा, आप बोलोगे भाई ठीक है इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये हमने लिखा x अपॉन में B1C2। व्हाट इज B1C2, आप बोलोगे यहाँ पे B1 हो गया -3, C2 हो गया -2, -3 इंटू -2 प्लस का 6 आ गया 6 माइनस B2C1, B2 कितना है माइनस का 9, C1 कितना है -3, -3 इंटू -9 यानी प्लस का 27 हो जाएगा। तो ये वाला +27 है, पर ये फॉर्मूले वाला माइनस ना चेंज कर देना, ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा है, ठीक है। इक्वल टू 1 अपॉन A1B2, मेरे भाई A1 की जगह 1 होगा, B2 की जगह 9 है, तो -9 बन जा 1, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 9। उसके बाद ये माइनस लगा, फिर माइनस लगाया। मैंने कहा यहाँ पे अब क्या हो जाएगा A2B1, A2B1 की जगह सॉरी क्या था A1B2, A1B2 ले लिया, और ये A2B1 होगा ना, A2B1 दोनों बार थोड़ी ना सेम हो जाएगा, A2B1। मैंने कहा A2 क्या हो जाएगा 3 और B1 क्या हो जाएगा -3, -3 इंटू 3 माइनस का 9, और ये मेरे भाई लिख दिया माइनस का 9। कोई समस्या यहाँ तक, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा x अपॉन, ये हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बोलोगे, आ जाएगा 1 अपॉन -9, और ये माइनस माइनस +9, -9 से +9 चला गया, 0 बचा, और 1 अपॉन 0 करने पे अगर हम क्रॉस कराएंगे मेरे भाई तो ये देखो x को ही 0 कर देगा। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो हैव एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका मेरे भाई नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई, जल्दी से बता दो एक बार प्यारी भाई मेरी, जल्दी से बता दो एक बार। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई, मस्त तरीके से बात समझ में आ गई, हाँ। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाए क्या, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो निकाल ही लेंगे। मैंने कहा पेज खाली है, आगे चलो जरा। अगली क्वेश्चन यहाँ पे दे रखी, मेरा फिर से वही काम होना चाहिए कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 करके इसे चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। नहीं हो तो हम क्यों मेहनत करेंगे। बोलोगे भैया 2/3 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, ये 1/2 आ जाएगा। और भैया यही इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 वाली कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे क्या हो गया, आप बोलोगे भैया इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं कि x अपॉन क्या था मेरे भाई, एक बार ज़रा फार्मूला बता देना। आप बोलोगे भैया फार्मूला एक बार देख लो क्या था, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1
B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन मेरे भाई क्या है, आप बोलोगे y का मतलब b वाले ऑफ हो जाएंगे तो यानी हो जाएगा C1A2 ऐसा होगा ना, ये C1A2 सही है, C1A2 माइनस C2A1 C1A2 माइनस C2A1 और इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2, ये तो होगा A1B2 माइनस B2A1 A1B2 माइनस A2B1, ठीक है, सही है, ठीक है मेरे भाई। ये एकदम मैंने फार्मूला लिख लिया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे बस वैल्यू को रख दो, मैंने कहा हो जाएगा x अपॉन, डायरेक्ट वैल्यू रखना B1 C2। अभी देखो यहाँ पे गलत कर दोगे तुम, याद रखना हमें सारे एक साइड ही चाहिए। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको भी इधर उठा के लाओगे तो ये -8 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर उठा लाओ, A1x प्लस B1y प्लस C1 वाली फॉर्म चाहिए ना हमें, तो ये वाली फॉर्म चाहिए होगी, ठीक है ना मेरे भाई। आप बोलोगे हमने देख लिया, यहाँ पे हमें गुणा कराना है B1 C2 का। B1 हो गया 1, C2 हो गया 8, ये आ गया -8, ठीक है ना। फिर मैंने कहा बीच में माइनस लगा दो। B2 C1, वेयर इज B2, दिस इज B2, C1 कहाँ है, ये है। 2 पंचे 10 होता है, माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 10 आएगा। और माइनस का 10 मेरे भाई आपको पता है वो माइनस का 10 इसको प्लस का 10 नहीं कर देगा, क्योंकि ये पहले से एक माइनस लगा है, तो ये -10 + 10 हो जाएगा। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, बोलोगे बिल्कुल सही बात, इक्वल टू y अपॉन, मेरे भाई जल्दी से देखना, समझना जरा ध्यान से। C1A2, व्हाट इज दिस, C1A2, मैंने कहा वेयर इज C1, ये है, और A2 कहाँ है, ये है। 3 × -5 माइनस का 15 हो गया। किसी भी तरीके की बेवकूफ़त नहीं करनी है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, बड़े आराम से समझना। और C2A1, C2 कहाँ है, ये, और A1 कहाँ है, ये। तो 2 × -8 माइनस का 16, और माइनस का 16 अगर मेरे भाई इसको करोगे तो ये प्लस का 16 कर देगा, क्योंकि माइनस पहले से बीच में लगा हुआ है। अगर तुमने जरा सी भी जल्दबाजी कर दी, पूरा सवाल गलत करके बैठ जाओगे। अपॉन 1, अब मेरे भाई 1 अपॉन, जल्दी ध्यान से देखना। आप बोलोगे A1B2, क्या रखोगे, A1B2, A1B2, 2 × 2 = 4 माइनस B1A2, B1A2, 1 3 × 3। अब मैंने कहा एक बार इसे पूरा सॉल्व कर लो, x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 16 में 15 गया 1, बराबर यहाँ आ जाएगा 1/1। एक बार इसको इक्वल कर लेंगे, एक बार इसको इक्वल कर लेंगे। तो मेरे भाई देखो, पहले नंबर पे हम लोग इक्वल करते हैं x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस कराओगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे मेरे भाई हम इक्वल करते हैं y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस कराओगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। ये कौन सा प्रोसेस था, ये मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। हम लोग भैया 26 मिनट में क्लास को ख़त्म करने वाले थे, 26 या मिनट या 25 मिनट या 24 मिनट वाले बंदे हैं हम लोग भाई। लेकिन आपको एक बात पता होगी कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा हैं, सवाल मैंने एक ही लिया है, पर हर टाइप का आपको मैंने परिचय दिया है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन का हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, हर तरीके के बारे में, हर एक आयाम से रूबरू कराया है मैंने आपको इसमें, ठीक है। तो इसलिए क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, पर कोई बात नहीं, पूरी क्लास देखने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन में एक बहुत खतरनाक फील आएगी अंदर से कि यार कुछ आया, मुझे अब सब कुछ पता है। सारी चीज़ों का अगर रिवीजन एक बार देखना चाहें तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, और उनको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े ही आराम से समझना है मेरे भाई। नंबर 1 पे आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। कौन सी वाली, जो हमारी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 वाली चीज़ें थी। याद रखना, जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तीनों जब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसके मेरे भाई हैव मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कैसे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और लाइन कैसी होती है, कोइंसाइडेंट होती है, ठीक, कोइंसिडेंट बोलते हैं जिससे। हमने कहा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इसका मान लो ये वाला कट हो जाए, C1 C2 वाला, अगर मैंने कहा C1 और C2 वाले से पहले जो था ये कट हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर C1 C2 नहीं हो रहा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, नो एनी सोल्यूशन हो जाएगा, कोई हल नहीं है, और लाइन आपस में मेरे भाई पैरेलल हो जाएंगी। फिर मैंने आपको तीसरे नंबर बताया, अगर ये B1 B2 वाला माइनस हो जाए, अगर मैंने कहा ये A और B वाले ये आपस में इक्वल ना हो, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये एक यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा,
जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, और इसका मतलब होता है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये तो पहले जल्दी से एक बार रिवीजन मारा, 6 चीज़ें रिवीजन हुई। एक तो ये, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे उनके लाइन से बनने वाले ग्राफ किस टाइप के होंगे। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन करने के 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको कायदे से समझा दिया है। एलिमिनेशन में किसी एक को सेम करना होता है, किसी एक को सेम करना होता है, इंटू इंटू अपनी तरफ से करा करके सेम कर देना होता है। सेम करने के बाद हमें देखना है कि अगर एक प्लस और एक माइनस है तो हम इक्वेशन को प्लस करते हैं, अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस है सेम वाले तो हमें इक्वेशन हमेशा माइनस कर देनी है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे हम लोग दोनों के अलग अलग मान निकाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में किसी एक की वैल्यू इक्वेशन से निकाल के एक्स या वाई की उसे पुट कर देते हैं अनदर इक्वेशन में, उसी की प्लेस पे अनदर इक्वेशन में उसे पुट कर देते हैं और वहाँ से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बढ़िया, बिल्कुल मज़ा आ गई ना, फील आ रही है मेरे भाई, कुछ भी बोल दो ठीक है, इसी तरीके से फील लेते रहो मेरे भाई। अगला चैप्टर आपका होगा क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन, उसमें हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। उसमें ज़्यादा टाइप नहीं होते हैं, इसमें मेरे भाई काफ़ी सारे टाइप होते हैं, काफ़ी सारे इसके आयाम होते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लग गया मेरे भाई। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ में। ये कंप्लीट रिवीजन है आपका, रैपिड रिवीजन। इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर और मेरे भाई पॉलिनोमियल को 25-25 मिनट में पूरा कंप्लीट किया है, उसे भी जरूर ध्यान से देख लेना। हर टाइप मैंने आपको उसमें भी समझाया है, हर तरीके को करने का एक नया तरीका होता है जिसको मैंने आपको बताया कि आपको कैसे सोचना है। चलो बाय बाय मेरे भाई।